16 जनवरी 1995 को चंडीगढ़ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जसवंत सिंह खालड़ा ये दावा करते हैं कि पंजाब पुलिस ने 2000 से भी ज़्यादा बॉडीज़ को लावारिस बता के जला दिया है। ये दावा करने से पहले उन्होंने 3 क्रिमेशन ग्राउंड पर जाके एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरे देश में तहलका मच जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के 8 महीने बाद जसवंत सिंह को किडनैप कर लिया जाता है, जिसके बाद ना ही किसी ने उन्हें देखा है और ना ही वो इस दुनिया में वापस आ पाते हैं। फिर उनकी पत्नी परमजीत कौर खालड़ा सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लड़ती है और पूरे 7 साल बाद उन्हें इंसाफ मिलता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ जसवंत सिंह खालड़ा, द मैन हु फाउट फॉर पंजाब अंटिल हिज डेथ। 2 नवंबर 1952 को पंजाब के खालड़ा गांव में कारतर सिंह के घर पर एक लड़के का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है जसवंत सिंह खालड़ा। और उस टाइम पर पंजाब पॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल था। अकाली दल, जो कि सिख लोगों की एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उनकी ये डिमांड थी कि पंजाबी स्पीकिंग लोगों के लिए एक अलग स्टेट बनाई जाए और जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं उनके लिए अलग। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इस डिमांड को मानने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए कई सारे सिख लोग रैलीज और प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाता है। फिर ईयर 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर होती है और इंडियन आर्मी में मेजॉरिटी सिख सोल्जर्स थे और इंडियन गवर्नमेंट के सिख सोल्जर्स के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे और सोल्जर्स इन वॉर को अच्छे से लड़े, इसलिए गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है कि वॉर खत्म होने के बाद वो पंजाब स्पीकिंग लोगों के लिए एक अलग स्टेट बनाएगी। और ऐसा होता भी है। जब ईयर 1966 में ये वॉर ख़त्म होती है तो 3 अलग स्टेट बनाई जाती है, पंजाबी स्पीकिंग एरियाज़ के लिए पंजाब, हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ के लिए हरियाणा और हिली एरियाज़ के लिए हिमाचल प्रदेश। लेकिन अपोजिशन के कई सारे लोग इस डिसीजन से डिसअपॉइंटेड थे और जो सिख लोग थे वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस फैसले से खुश नहीं थे, क्योंकि कई सारी पंजाबी स्पीकिंग एरियाज़ हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में थी, जहाँ पर सिख लोगों के ऊपर बार बार अटैक्स हो रहे थे और इन्हें मारा पीटा जा रहा था। जसवंत सिंह 10th तक खालड़ा गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। देन 10th पास होने के बाद वो बीर बाबा बुद्धा कॉलेज में चले जाते हैं। जब जसवंत सिंह कॉलेज में थे तभी से ही वो लेफ्ट विंग आइडियाज से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और जसवंत सिंह अपनी लाइफ को जस्टिस और रिवॉल्यूशनरी चेंज के लिए डेडिकेट करना चाहते थे। लेकिन इस फैसले से उनके फादर एग्री नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली एक पुअर बैकग्राउंड से आती है और अब ये जसवंत सिंह की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपने फैमिली को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाए। इसलिए वो पंचायत सेक्रेटरी की गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पर गवर्नमेंट है वहाँ पर करप्शन तो होगा ही, और ये चीज़ जसवंत सिंह को बर्दाश्त नहीं होती है और वहाँ पर भी वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। बाद में वो इस जॉब को छोड़ देते हैं और बैंक में नौकरी करने लग जाते हैं। ईयर 1978 आता है और माना जाता है कि इंडिया में जो मिलिटेंसी का दौर था वो यहीं से शुरू हुआ था और इस टाइम पर पंजाब में एक नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था, जनरल सिंह भिंडरावाले। भिंडरावाले सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ स्पीचेस देता था और कई बार इनका ग्रुप हिंदुओं पर अटैक करता था। अब भिंडरावाले ने गोल्डन टेम्पल को अपना पक्का ठिकाना बना रखा था और ये बात गवर्नमेंट भी जानती थी, इसलिए गवर्नमेंट मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए लॉन्च करती है ऑपरेशन ब्लू स्टार। 25 मई 1984 को पंजाब में करीब 1 लाख आर्मी ट्रूप्स को भेजा जाता है और आर्मी गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ से घेर लेती है। कई दिनों तक फायरिंग नहीं की जाती है, लेकिन 1 जून को कुछ बुलेट्स फायर की जाती है ताकि मिलिटेंट सरेंडर कर दे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर आता है 3 जून और ये दिन सिख लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। 3 जून 1984 को 5th सिख गुरु की मारियडम एनिवर्सरी थी और हज़ारों सिख लोग गोल्डन टेम्पल में आए थे और किसी को आइडिया नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। 3 जून तक गवर्नमेंट ने कोई भी कर्फ्यू अनाउंस नहीं किया था, लेकिन उसी इवनिंग को गवर्नमेंट कर्फ्यू अनाउंस कर देती है और हज़ारों लोग गोल्डन टेम्पल के अंदर फंस जाते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग करीब 10,000 लोग गोल्डन टेम्पल के अंदर मौजूद थे, जिन्हें आइडिया भी नहीं था कि यहाँ पर कोई आर्मी ऑपरेशन चल रहा है। 4 जून की सुबह बिना किसी वार्निंग के आर्मी अटैक कर देती है और दूसरी ओर से मिलिटेंट्स भी फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। हर तरफ लोग मर रहे थे और इंजर्ड हो रहे थे और कुछ टाइम बाद ये ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट होता है और 11 जुलाई 1984 को वाइट पेपर रिलीज़ किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग इस ऑपरेशन ब्लू स्टार में 493 मिलिटेंट्स को मारा गया था और 1592 मिलिटेंट्स को अरेस्ट कर लिया गया था। बट प्रॉब्लम ये थी कि इस ऑपरेशन में 4 से 5,000 मासूम लोग भी मारे गए थे, जिसका जवाब इस वाइट पेपर में था ही नहीं। और कुछ अपोजिशन लीडर ने पहली वार्निंग दी थी कि इस ऑपरेशन की वजह से कई सारे लोग मारे जा सकते हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि पुलिस इन मिलिटेंट्स को आसानी से पकड़ सकती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इन चीज़ों को नहीं सुनती है और ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च कर देती है। देखो, मैंने अब तक आपको जो चीज़ें बताई और आगे जो बताऊंगा वो आपको शायद अभी समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन ये सारी चीज़ें आगे जाके कनेक्ट होगी, तो बस ध्यान से सुनते रहना।
31 अक्टूबर 1981 प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एक टेलीविजन इंटरव्यू के लिए तैयार हो रही थी। अब इंटरव्यू ही था, इसलिए वो अपना बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनती है। अब जैसे ही वो गार्डन से गुजर रही थी इंटरव्यू लोकेशन तक पहुंचने के लिए, तभी 2 सिख बॉडीगार्ड्स उन्हें गोली मार देते हैं और इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है। Indira Gandhi, ruler of the world's largest democracy, died today, shot down by 2 of her own bodyguards. अब क्योंकि ये दोनों बॉडीगार्ड सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, इसलिए पूरे देश में दंगे फैल जाते हैं और हर जगह सिख लोगों को जिनका इस असैसिनेशन से संबंध भी नहीं था उन्हें मारा पीटा जा रहा था। और अगले 3 दिन में ही 3000 से भी ज़्यादा सिख कम्युनिटी के लोग मारे गए थे। अब तक मैंने जो आपको चीज़ें बताई उससे एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि इन मिलिटेंट्स की वजह से जो मासूम सिख लोग थे उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी और उन्हें मारा पीटा जा रहा था। अब ईयर 1981 से लेकर ईयर 1991 तक ये जो मिलिटेंसी थी वो चलती रहती है। कई सारी नई गवर्नमेंट्स आती है, गवर्नमेंट बदलती है, लेकिन पंजाब की जो हालत थी वो सुधरती नहीं है। इस बीच कई सारे ऑपरेशन भी परफॉर्म किए गए थे और जो कि सक्सेसफुल रहे थे, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से मिलिटेंसी खत्म नहीं होती है। फिर नवंबर 1991 में क्या होता है कि मिलिटेंसी को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए पंजाब को डिस्टर्ब एरियाज एक्ट के अंदर लाया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग पुलिस बिना किसी कोर्ट वारंट के किसी की भी घर की तलाशी ले सकती है, किसी को भी पूछताछ के बहाने अरेस्ट कर सकती है और किसी का भी एनकाउंटर भी कर सकती है। और तो और जो पुलिस वाले सबसे ज़्यादा मिलिटेंट्स का एनकाउंटर करेंगे या फिर उन्हें पकड़ेंगे, उन्हें प्रमोशन और पैसा दिया जाएगा। बट अब होता क्या है कि पुलिस पैसे और प्रमोशन के चक्कर में जो आम सिख लोग थे उन्हें पूछताछ के बहाने पकड़ कर ले जाती थी और फिर उन्हें मार देती थी, और जो मिलिटेंट की बॉडी होती थी उसी के साथ लावारिस बताकर उन्हें भी जला दिया जाता था। और ऐसे करते करते पुलिस ने करीब 25,000 लोगों को इलीगली मार दिया था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन आगे चलकर जसवंत सिंह खालड़ा करते हैं और इस केस को पूरी तरीके से एक्सपोज करते हैं, जिसको मैं आगे आपको बताऊंगा। मिड 1994 में पंजाब पुलिस दारा सिंह को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस दारा सिंह को टॉर्चर करती है और मार देती है और फिर उन्हें लावारिस और एनकाउंटर में मरा हुआ बताकर जला देती है। अब जब मिलिटेंट और पुलिस आमने सामने हो और पुलिस उन्हें गोली मार दे तो उसे एनकाउंटर कहा जाता है, लेकिन अगर किसी को अरेस्ट किया गया हो और उसके बाद पुलिस उसे मार दे तो उसे एनकाउंटर नहीं कहा जाता। ये लीगली पॉसिबल ही नहीं है। अब जो दारा सिंह थे वो जसवंत सिंह के करीबी दोस्त थे, इसलिए जसवंत सिंह खालड़ा इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर एक रजिस्टर में से उन्हें पता चलता है कि दारा सिंह को दुरियाना मंदिर क्रिमेशन ग्राउंड में जलाया गया, वो भी लावारिस बताकर। बट ये इकलौता ऐसा केस नहीं था, उसी क्रिमेशन ग्राउंड पर 300 से भी ज़्यादा बॉडीज़ को लावारिस बताकर जला दिया गया था। अब जसवंत सिंह खालड़ा और भी कई सारे क्रिमिनेशन ग्राउंड पर जाते हैं और वहाँ पर जाके इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जैसे कि पत्ती और तरन तरन। और फिर 16 जनवरी 1995 को जसवंत सिंह खालड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सारी चीज़ों को एक्सपोज करते हैं कि पत्ती में 400 इलीगल क्रिमिनेशन किए गए, तरन तरन में 700 और दुरियाना मंदिर क्रिमेशन ग्राउंड में 2000, और इन सारी बॉडीज़ को इलीगली जलाया गया है। और पंजाब पुलिस रूल्स 1934 के चैप्टर नंबर 25 के रूल नंबर 25.38 के अकॉर्डिंग कोई भी लावारिस बॉडी को जलाने से पहले बॉडी का डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखना ज़रूरी है, फिंगरप्रिंट्स और फोटोग्राफ्स लेने पड़ते हैं, और फिर इस बॉडी को कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूनरल के लिए देना पड़ता है। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सामने नहीं आती है तो फिर पुलिस उस बॉडी को जला सकती है। अगर आप इन रूल्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस PDF को डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हैं। अब जसवंत सिंह खालड़ा का ये कहना था कि पुलिस ने बिना इन रूल्स को फॉलो किए इन सारी बॉडीज़ को क्रिमिनेट कर दिया है। अब जसवंत सिंह ने सिर्फ 3 क्रिमेशन ग्राउंड की इन्वेस्टिगेशन की थी। जब बाकी क्रिमेशन ग्राउंड की इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो ऐसे ही कुछ डिटेल्स निकल के आती है और ये मामला जो है पूरी तरीके से खुल जाता है। पायनियर न्यूज़पेपर में भी खबर छप जाती है कि पंजाब से कई सारी डेड बॉडीज राजस्थान में बहकर आ गई है। हुआ क्या था कि ये कैनल कई दिनों से ब्लॉक था और जब इस कैनल को खोल दिया गया तो बहुत सारी बॉडीज बहकर राजस्थान चली गई।